पिछले पार्ट में आपने देखा कि राजा को पता चल जाता है कि मैना बिना निमंत्रण के जश्न में आ गई है। राजा सभी के सामने मैना को चले जाने के लिए बोल देता है। मैना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते घर चली जाती है। आस पड़ोस की औरतें मैना को बताती है कि तुम कुछ करना शुरू कर दो। मैना के दिमाग में सजावट का सामान बनाने का ख्याल आता है और शुरू हो जाता है मैना का नया सफर। इस सफर में उसको अपने पति का साथ भी मिलता है और साथ ही साथ आस पड़ोस की औरतें भी उसकी मदद करती है। अब कहानी आगे सुनो। हाँ बोलिए। खड़गपुर के राजा हमसे मिलना चाहते हैं। हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। राजा साहब, आपका स्वागत है हमारे घर में। नमस्ते। आपने क्यों तकलीफ की? हमको बुलाते, हम आपके पास चले आते। दरअसल हम एक खास मकसद से आए हैं। हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आपसे कुछ गलती नहीं हुई। वो तो आपकी कलाकारी की चर्चा हम तक ऐसे पहुंच गई कि हमको आपके पास आना पड़ा। हमें आपकी कलाकारी बहुत भा गई है और हम चाहते हैं कि आप हमारे राजमहल में आके काम करें। हमारे लोगों को यह कलाकारी सिखाइए ताकि व्यापार क्षेत्र में हमारी वृद्धि हो। पर राजा साहब, हम गरीब घर के लोग, हम आपके राजमहल में कैसे रह सकते हैं? हाँ राजा साहब, मैनावती, इंसान परिस्थितियों से गरीब नहीं होता। इंसान सिर्फ दिल से गरीब या अमीर हो सकता है, और जो इंसान दिल से अमीर है वही सच्चा अमीर कहलाता है। परिस्थितियां तो बदलती रहती है। प्रधान जी, ये लीजिए, महाराज की तरफ से आपके लिए भेंट। आपके लिए भी। इसकी क्या जरूरत थी राजा साहब? रख लीजिए, आपके भाई ने दिया ऐसा समझिए। तो कल से आप दोनों हमारे राजमहल में रहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। हमें आपका इंतजार रहेगा। मैनावती की कलाकारी ने उसको समाज में एक स्थान दिया। 1 साल बाद मैनावती के चर्चे सब जगह होने लगे थे। मैनावती के भाई को यह बात पता चल गई। क्या हम आ सकते हैं राजा जयंत? आइए महाराज, बहुत दिनों बाद आप हमारे यहाँ पे आए। दरअसल हम एक खास मकसद से आए हैं। कैसा मकसद? हम आपकी कलाकार मैनावती से मिलना चाहते हैं। लगता है मैनावती की कलाकारी की चर्चा आप तक भी पहुंच गई। रोहिणी, इन्हें मैनावती के कमरे में लेके जाओ। सावधान, बेलापुर के राजा पधार रहे हैं। मैना, भैया, आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। मुझे माफ कर दो मैना। उस दिन जश्न में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। ये क्या कर रहे भैया आप? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैना, अगर तुमने मुझे माफ किया है तो कल तुम्हें पंच पकवानों के भोजन के लिए आना पड़ेगा। मैंने खास तुम्हारे लिए पंच पकवानों का भोजन रखा है और मैं तुम्हें उसी का निमंत्रण देने आया हूं। ठीक है भैया, मैं आऊंगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ आओ मैना, ये देखो, ये सब सजाया है आज सिर्फ तुम्हारे लिए। पंच पकवानों की थाली ले आओ। मैना, भोजन प्रारंभ करो। रुकिए भैया। ये क्या कर रही हो मैना? आपके मेहमानों को खाना खिला रही हूँ भैया।
आप कब से गरीब और अमीर में भेद करने लगे? आपको जैसे ही पता चला कि मैं राजमहल में रह रही हूं, मेरी कलाकारी लोगों को पसंद आ रही है, सब मेरी वाह वाह कर रहे हैं, तो आप चले आए। मान लीजिए अगर मैं आज भी उसी गरीब घर में होती तो क्या आप मेरे पास आते? नहीं आते। तो आपकी मेहमान मैं नहीं, ये है। शायद मेरी आंखों के ऊपर धन संपत्ति का पर्दा गिर गया था, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो मैना। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है भैया, बस आपको ये एहसास दिलाना था, इसलिए ये सब किया। मैना, भाभी, क्या हुआ? बेटा, रघुनाथ नाम रखा है। अले ले ले ले, मैं तुम्हारी बुआ। कितनी गोड़ा है। मैना, आज सच में तुमने अपने भाई की आंखें खोल दी, साथ ही साथ कई औरतों के लिए तुम प्रेरणा बन गई। मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मैना, आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी। हाँ मैना। नहीं भैया, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। पर क्यों? महाराज जयंत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तो मुझे उन्हीं के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम्हारा जब दिल करे तब तुम चली आना। तुम रोज भी आओगी तो चलेगा। जरूर।